अभी तक हम लोगों ने देखा है कि भाषा के विकास के कुछ समय बाद ही चिंतन का विकास आरंभ हो जाता है और पहले और दूसरे वर्ष में जब चिंतन की प्रक्रिया आरंभ होती है तो ये प्रत्यक्षात्मक होता है। यानी आसपास की चीजें और जो मूर्त वस्तुएं होती हैं, जो उद्दीपक होते हैं, सिर्फ उसी से रिलेटेड थिंकिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जीन पियाजे ने इन्फेंसी के पूरे पीरियड को ही सेल्फ सेंटर्ड कहा है और वो कहते हैं कि यहाँ पर मनुष्य सिर्फ अपने बारे में ही चिंतन कर रहा होता है। इस दौरान चिंतन में तार्किकता का अभाव भी देखा जाता है। तार्किकता का अभाव से हमारा मतलब है कि किसी भी घटना के पीछे के कारण, कार्य और कारण के संबंध, कारण और परिणाम के संबंध, इन चीजों की व्याख्या करने में जब लोग असमर्थ होते हैं तो ये तार्किकता का अभाव कहलाता है। तो चूंकि बच्चा छोटा है, उतनी ज्यादा जानकारी उसके पास है नहीं, तो तार्किकता का अभाव भी देखने को मिलता है। 5 से 6 वर्ष की उम्र में कल्पनात्मक और प्रत्ययात्मक चिंतन प्रारंभ होने लगता है। कल्पनात्मक चिंतन मतलब चिंतन की प्रक्रिया में हम जो कल्पनाएं करते हैं, एक सीन क्रिएट करते हैं, मन में उसके बारे में सोचते हैं। जैसे इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं, एक इंजीनियर अगर कोई ब्रिज बनाने जा रहा है या डैम बनाने जा रहा है, तो सबसे पहले उसके माइंड में उसकी कल्पना होती है। वो अपने मन में सोचता है, कल्पना करता है, फिर उसको वो मूर्त रूप देने का प्रयास करता है। तो चिंतन का ये स्वरूप 5 से 6 वर्ष की उम्र में प्रारंभ हो जाता है। फिर जैसा आपका प्रैक्टिस रहेगा वो उतना ही अच्छा और उतना ही फ्रूटफुल होता चला जाएगा। कंसेप्चुअल थिंकिंग का मतलब होता है, प्रत्यात्मक चिंतन का मतलब होता है वैसी थिंकिंग जो पहले के चिंतन पर आधारित हो। जैसे अपने पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि आपको एक कंसेप्ट बहुत पहले ही बता दिया गया कि सूरज पूरब में उगता है। जब आप थोड़े बड़े हुए, ज्योग्राफी को आपने और डिटेल में पढ़ा, तो आपको बताया गया एक और कंसेप्ट कि सूरज पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। अब जब आप और ज्यादा बड़े हो गए तब आपको ये समझ में आने लगा, आपने दोनों कंसेप्ट को जोड़ दिया। आपने चिंतन करके देखा कि सूरज पूरब में उगता है और पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ये क्या मामला है, इसके बीच का क्या रिलेशन है? सोचते सोचते आप इस जगह तक पहुंच गए कि कोई भी चीज जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी तो जो स्थिर ऑब्जेक्ट है वो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता हुआ नजर आएगा। ट्रेन में जो आपको भ्रम होता है, ठीक है, तो ये जब आप सोचना प्रारंभ करते हैं तब आप इसके कारण की व्याख्या करने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये प्रत्यात्मक चिंतन है। इसके बाद इस अवस्था में, इन्फेंसी में देखा गया है कि प्रतीकों के माध्यम से चिंतन का भी अभाव रहता है। जैसे कोई एक चीज, उसका सिंबल अगर दिखा दिया जाए किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को, और ये उम्मीद की जाए कि उससे रिलेटेड कुछ थॉट्स उसके माइंड में आए, तो ये लगभग पॉसिबल नहीं होता है। इन्फेंसी के बाद ही ये चीज हो पाता है कि किसी एक चीज को देखे और उसके बारे में आपने सोचना प्रारंभ कर दिया। जैसा मैं अभी बता भी रहा था आपको कि जैसे मान लेते हैं आपने दोस्तों के साथ बिस्किट खाया, ठीक है, या किसी ने आपको वो बिस्किट गिफ्ट दिया है, बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, अचानक आपने उस बिस्किट को देखा और ये सारी की सारी चीजें याद आनी शुरू हो गई। फिर वहां से थिंकिंग का एक अलग लेवल स्टार्ट हुआ। तो ये प्रतीकों के माध्यम से चिंतन कहलाता है। तो इन्फेंसी में इस चीज का भी अभाव रहता है। 7 से 15 वर्ष की उम्र के दौरान चिंतन का तीव्र गति के साथ विकास होता है। देखिए होता क्या है, जैसे ही आप इन्फेंसी से चाइल्डहुड के दौर में आते हैं तो मेंटल स्टेबिलिटी भी आती है। फिजिकल ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है, इसके साथ साथ मेंटल स्टेबिलिटी का भी वो दौर होता है। इस दौरान बहुत सारी चीजें आपको समझ में आती हैं। लगभग 95% आपके ब्रेन का डेवलपमेंट हो चुका होता है। मैक्सिमम आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो चुका होता है। 12 वर्ष की उम्र तक तो आते आते आपके शरीर का जो कुल वजन है, इसका 40% आपके मसल्स का वजन हो चुका होता है। तो हर जगह मैच्योरिटी का ये समय होता है। तो इससे ये बात भी पता चलता है ना कि जैसे जैसे उम्र में वृद्धि होती है,
वैसे वैसे चिंतन और चिंतन में तर्क की मात्रा भी तेज गति के साथ बढ़ती है। ये पॉइंट उसी से रिलेटेड है। एक बार आप में से कोई कंफर्म कर देंगे अगर ये पीपीटी पूरा का पूरा नहीं दिख रहा हो या दिख रहा हो। कोई एक स्टूडेंट बताइए, क्या ये पीपीटी पूरा दिख रहा है, सारे पॉइंट्स क्लियर विजिबल हैं? यस सर, दिख रहा है, विजिबल है। ओके ओके ओके। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जा रहा है कि जैसे जैसे उम्र में वृद्धि होती है वैसे वैसे चिंतन की मात्रा में भी वृद्धि होती है और चिंतन में तर्क की मात्रा की भी वृद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि पूर्व बाल्यावस्था यानी 3 से 7 वर्ष की उम्र में चिंतन की क्या विशेषता है, ये पॉइंट जीन पियाजे महोदय के द्वारा दिया गया है। पूर्व बाल्यावस्था हम लोग 3 से 6-7 वर्ष तक की उम्र को कहते हैं। एक्चुअली शैशवावस्था को 2 भागों में बांट दिया गया है अध्ययन के सुविधा के दृष्टिकोण से। सिंपली आप देखें तो शैशवावस्था यानी इन्फेंसी जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था, चाइल्डहुड या बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था, किशोरावस्था या एडोलेसेंस 12 से 18 वर्ष की अवस्था। लेकिन शैशवावस्था को इन्फेंसी को 2 भागों में बांटा जाता है और जो उसका लेटर इन्फेंसी का जो पीरियड है उसी को कहा जाता है अर्ली चाइल्डहुड भी। ये 3 से 6 वर्ष, कहीं कहीं 7 वर्ष भी लिखता है। जीन पियाजे ने इसे 3 से 7 वर्ष लिखा है और ये बताते हैं, जैसे अभी तक आपने जो देखा पिछले स्लाइड में वो इनिशियल फॉर्म था, जैसे किसी मनुष्य का जब जन्म होता है तो वो कैसे सोचना प्रारंभ करता है, उस चीज से रिलेटेड पॉइंट्स को हम लोग देख रहे थे। अभी हम लोग देखेंगे 3 से 7 वर्ष की उम्र में चिंतन का विकास कैसे होता है या फिर इस दौरान जो चिंतन का विकास हो रहा है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जीन पियाजे के द्वारा दिए हुए हैं। इसमें पहला पॉइंट है लो लेवल ऑफ थिंकिंग, निम्न स्तरीय चिंतन। निम्न स्तरीय चिंतन का मतलब है यहाँ पर जीवन संबंधी बातों पर केंद्रित होना। चिंतन का वह लेवल जब हम लोग सिर्फ जीवन से संबंधित बातों पर विचार कर रहे होते हैं वो जीवन संबंधी चिंतन या लो लेवल ऑफ थिंकिंग या निम्न स्तरीय चिंतन कहलाता है। ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ये एक विद्वान का दिया हुआ सुझाव है या उनके द्वारा दिया हुआ एक सिद्धांत है। समय के साथ साथ ये मान्यताएं बदलती हैं, इसलिए कहीं पर भी आपको स्टक नहीं होना है, जुड़ नहीं जाना है कि भाई पियाजे ने कह दिया तो यही बात सही है। लेकिन जब तक कोई नया रिसर्च नहीं आता है तब तक जीन पियाजे की बात को ही आपको मानना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं कि 3 से 7 वर्ष जिसको अर्ली चाइल्डहुड हम कहते हैं, इस दौरान लो लेवल ऑफ थिंकिंग पाया जाता है, यानी जीवन संबंधी बातों पर ही उस समय का चिंतन केंद्रित होता है। दूसरा पॉइंट वो कह रहे हैं कि तार्किकता रहित चिंतन, इरेशनल थिंकिंग, यानी कार्य कारण संबंध को नहीं समझना। जिन पियाजे कह रहे हैं कि अर्ली चाइल्डहुड में 3 से 7 वर्ष की उम्र में जो चिंतन होता है वो इरेशनल थिंकिंग कहलाता है, यानी तार्किकता रहित चिंतन। इस दौरान जो चिंतन होता है उसमें तर्क को बालक नहीं समझ पाता है, कार्य कारण संबंध की व्याख्या वो नहीं कर पाता है। तीसरा पॉइंट वो कह रहे हैं, तीसरी विशेषता बता रहे हैं नैरो जनरलाइजेशन, संकुचित सामान्यीकरण, यानी एक घटना पर आधारित सामान्यीकरण। कई बार जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके कई सारे पक्ष होते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती है। कोई एक चीज को पकड़ करके उसी का जनरलाइजेशन कर लेना, उसी को कंसेप्ट बना लेना, अपनी मान्यता बना लेना, संकुचित सामान्यीकरण कहलाता है। क्लियर है? तो नैरो जनरलाइजेशन में क्या होता है कि समस्त घटना को वो नहीं समझ पाता है बच्चा, उसको रिलेट नहीं कर पाता है, उसमें से किसी एक पॉइंट को पकड़ कर अपने मन में एक कंसेप्ट बना लेता है, अपने मन में चिंतन कर रहा होता है। तो ये अर्ली चाइल्डहुड के दौरान होने वाले थिंकिंग की एक विशेषता है जीन पियाजे के अनुसार। इसके बाद है सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग,
आत्म केंद्रित चिंतन, ये भी शैशवावस्था की ही अवस्था है। इस दौरान मनुष्य सामाजिक नहीं होता है। आप जानते हैं, आपसे सीटेट में सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि समाजीकरण या सामाजिकता की शुरुआत किस अवस्था में होती है? तो चाइल्डहुड या बाल्यावस्था में होती है। एकदम क्लियर कट रहिएगा। या ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनुष्य के जीवन का वह कौन सा उम्र है जिसको पूर्णतः स्वार्थी होने की अवस्था कहा जाता है? ठीक है, तो वो इन्फेंसी या शैशवावस्था है। वो आदतन स्वार्थी नहीं होता है, वो बाय नेचर स्वार्थी उस समय होता है, क्योंकि उस समय उसे सामाजिकता का बोध होता ही नहीं। ठीक है, तो इस दौरान होने वाला थिंकिंग भी सेल्फ सेंटर्ड होगा, बालक अपने आप को ही इसके केंद्र में रखेगा। इसके बाद अगला पॉइंट है सार्वभौमिक चेतना बोध, यूनिवर्सल कॉन्शियस कंसेप्ट। जब हम पूरी दुनिया के चीजों के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा जो उस समय का कॉन्शियसनेस लेवल है, वही सार्वभौमिक चेतना बोध कहलाता है। जीन पियाजे कहते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड में सार्वभौमिक चेतना बोध की जो अवस्था है वो कहीं ना कहीं गौण रहती है या कमजोर रहती है। इस दौरान बालक में सभी लोगों के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति का अभाव होता है। वो जानना चाहता है हर एक चीज के बारे में, क्यूरियोसिटी के कारण वो हर एक चीज के साथ जुड़ना चाहता है, लेकिन जिस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की आवश्यकता होती है या उस चीज को समझने के लिए जिस कंसेप्ट की जरूरत है, उसका नितांत अभाव होता है इस दौरान। अब हम लोग देखते हैं कि चिंतन की योग्यता का विकास कैसे किया जा सकता है। कई बार यह प्रश्न उठता है ना कि हम किसी चीज के बारे में कैसे सोचें या अपने चिंतन की योग्यता को कैसे बढ़ाएं। तो एज ए टीचर जब आप क्लासरूम में एंटर करेंगे, तो आप में से बहुत सारे लोग चाइल्डहुड के बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, एडोलेसेंस के बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। तो इस दौरान आपको ये समस्या आएगी कि उनके अंदर चिंतन की योग्यता का विकास हम कैसे करें। तो यहाँ पर जो भी सुझाव दिए जा रहे हैं, ये क्रो एंड क्रो के द्वारा दिए हुए हैं, एलिस क्रो और मार्टिन क्रो के द्वारा। और इन सारे स्टेप्स को चुन करके आप अपने स्टूडेंट के लेवल ऑफ थिंकिंग को बढ़ा सकते हैं, या जो थिंकिंग की एबिलिटी है उसको डेवलप करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो सबसे पहला मोटिवेशन, लगातार बच्चे को मोटिवेट करते रहना होता है ताकि वो किसी चीज के बारे में सोच सके। ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना कि आप गंभीरता से इस विषय के बारे में सोचिए कि इसके क्या लाभ होंगे, इसकी क्या हानि होगी, इसकी हानि को कैसे कम किया जा सकता है। शुरुआती दौर में वो एक आध तर्क ही दे पाएगा, और जैसे उसने एक भी तर्क दिया आप उसको इनकरेज करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, वेरी गुड, थोड़ा और आप इस तरीके से सोचें। तो मोटिवेशन के बाद आपका जो सेकेंड पॉइंट है वो है इंकरेजमेंट। लगातार आपको स्टूडेंट्स को इंकरेज करते रहना होता है, यानी मोटिवेशन और इंकरेजमेंट का पूरा एक साइकिल बनाना होता है। मोटिवेट कीजिए, जैसे उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट दिखे फिर आप उसको इंकरेज करें। इंकरेजमेंट के साथ साथ फिर एक बार मोटिवेट करें नेक्स्ट ट्राई के लिए, नेक्स्ट एफर्ट के लिए। इसके साथ साथ तीसरा स्टेप है टू डेवलप इंटरेस्ट्स, यानी रुचियों को जगाना या रुचियों का विकास करना। जिस चीज के बारे में आपका इंटरेस्ट होता है, आप लगातार उस चीज के बारे में सोच रहे होते हैं। कोई आपसे नहीं कहता कि आप इस बारे में सोचिए, मोटिवेशन की भी आवश्यकता नहीं है, इनकरेजमेंट की भी आवश्यकता नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट ही इतना काम करा देता है। तो जो एक चतुर टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट्स में इस चीज को डालने का प्रयास करता है। वो कोशिश करता है कि स्टूडेंट के अंदर किसी तरह से इंटरेस्ट को जगा दिया जाए। एक बार स्टूडेंट ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया तो वो खुद इसके बारे में सोचना प्रारंभ कर देगा। आप देखेंगे ना, चाइल्डहुड में ही जनरली ये प्रवृत्ति पाई जाती है। बच्चों को, किसी को WWE के फाइटिंग में इंटरेस्ट होता है, किसी किसी को इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई चीजों का या एविएशन से जुड़ी हुई चीजों का, किसी को ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, डांसिंग, व्हाटएवर, किसी न किसी चीज में देखेंगे जनरली उनका इंटरेस्ट रहता है। अब जिस चीज में इंटरेस्ट है ना, वो उसके बारे में और ज्यादा जानने का प्रयास करते हैं। फिर वो सोचते भी हैं, वो आपको बताएंगे भी कि यहाँ पर जो ये डिजाइन किया गया इसको क्यों नहीं इस तरीके से कर दिया गया,
ऐसा कर दिया जाता तो अच्छा होता। अरे चलो, कम से कम उसने थिंकिंग के लेवल को बढ़ाना तो शुरू किया। तो आप देख रहे हैं ना कि इंटरेस्ट जैसे ही वो ले रहा है वैसे ही थिंकिंग का डेवलपमेंट प्रारंभ हो जा रहा है। इसके बाद है टू इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज। एक जगह पर विकसित हो जाने के बाद रुकने से नहीं होता है, आपको लगातार उसके बारे में नई चीजों को जानना पड़ता है। तो जो एक अच्छा लर्नर है उसकी विशेषता है कि वो लगातार नए आइडियाज को सीखते रहे। एज ए टीचर आप नए नए आइडियाज के बारे में अपने स्टूडेंट्स को बताएंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के टीचर आप हैं। तो आप अभी वर्तमान में जो चल रहा है या कुछ नए रिसेंट इनोवेशंस हुए, नए थ्योरीज अगर आए हैं, नए आइडियाज आए हैं, आप उनके बारे में स्टूडेंट्स को बताएं, उसके वर्तमान ज्ञान को उसके साथ जोड़ने का प्रयास करें। तो फिर इससे क्या होगा कि नए आइडिया जैसे ही उसके सामने आएंगे वो उनको स्टिमुलेट कर देंगे, उनको इस चीज को जानने के लिए बाध्य कर देंगे कि व्हाट टू नेक्स्ट, आगे अब क्या होने वाला है। यहीं से फिर थिंकिंग का पूरा एक सीरीज स्टार्ट हो जाता है। पांचवा पॉइंट आप देख रहे होंगे, गिव ट्रेनिंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। बच्चों को लगातार समस्याओं को सॉल्व करते रहने के लिए प्रॉपर प्रशिक्षण की व्यवस्था आपको करनी होती है। यानी समस्या समाधान की विधि का प्रयोग करके आप उनको प्रशिक्षित कर सकते हैं किसी चीज के बारे में सोचने के लिए। और एक बार अगर इस चीज की ट्रेनिंग दे दी गई, जैसे मान लेते हैं मैथ्स का ही एक क्वेश्चन आप ले लें, तो मैथ्स के क्वेश्चन में क्या होता है, टीचर आप मान लेते हैं उसका एक एग्जांपल ले लीजिए, आप इक्वेशन, समीकरण वगैरह जो बनाते हैं। अब इसमें टीचर आपको एक बार बता देता है कि ये फार्मूला है, इसको ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इस तरीके से बनाते चले जाते हैं। टीचर ने आपको बता दिया, टीचर ने एक दो बार अपने सामने में बनवा भी दिया, वो देख रहा है कि कहां पर आपको प्रॉब्लम आ रहा है। अब जब आपने प्रॉपर ट्रेनिंग उस चीज की ले ली है, तो लाइफ में जब कभी भी इक्वेशन से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो तुरंत आपको याद आ जाएगा कि इसके बाद इस स्टेप को, उसके बाद इस स्टेप को फॉलो करते चले जाना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के प्रशिक्षण के द्वारा भी थिंकिंग के लेवल को बढ़ाया जा सकता है। आपको एक बार सोचने का प्रशिक्षण दे दिया गया कि इस तरह की समस्या आएगी तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप समस्या के कारण और उसके संभावित समाधान पर जोर देंगे, फिर आप अपने जो रिसोर्स है उसका कैलकुलेशन करके देखेंगे और उस कैलकुलेशन के आधार पर एक जो बेस्ट सॉल्यूशन निकल सकता है या निकाला जा सकता है उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की ट्रेनिंग से भी थिंकिंग को डेवलप किया जा सकता है या किया जाता है। इसके बाद है पार्टिसिपेशन इन डिबेट। डिबेट में क्या होता है, बहुत सारे आइडियाज आपके सामने आते हैं, सोचने के जितने भी संभावित डायमेंशन हो सकते हैं वो सब डिबेट में आपके सामने निकल कर आ जाते हैं। अगर आप लोगों ने अपने चाइल्डहुड के दौरान किसी डिबेट में पार्टिसिपेट किया हो तो आप इस बात को बेहतर समझ रहे होंगे कि आप जो सोच करके गए थे, आपको लग रहा था कि हमारा जो ये तर्क है यही अल्टीमेट रियलिटी है, अंतिम सत्य यही है। बाल्यावस्था में यही होता है ना, आप अपने विचारों पर रिजिड होने की प्रवृत्ति भी दिखाते हैं। तो आपको लगता है कि आपने जो पॉइंट निकाल लिया इधर तो किसी का ध्यान जाएगा भी नहीं। लेकिन जैसे ही आप डिबेट में जाते हैं और जब लोग उसको क्रॉस करना शुरू करते हैं तब आपको लगता है कि हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि हमारे इस पॉइंट की इतनी सारी कमियां निकाली जा सकती है। तो डिबेट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको ये पता चलता है कि आप किस डायमेंशन से, किस तरीके से या कौन सा ऐसा पक्ष था जिसको आप नहीं सोच पा रहे थे, जिधर आपका ध्यान नहीं जा रहा था। तो डिबेट आपके थिंकिंग के डायमेंशन को बढ़ाने का काम करता है। तो डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एबिलिटी के लिए जरूरी है पार्टिसिपेशन इन डिबेट। इसके बाद है रीजनिंग प्रैक्टिस। रीजनिंग में क्या होता है, किसी भी चीज के पीछे के कारण का पता लगाया जाता है। जब आप उसके कारण का पता लगाने का प्रयास करते हैं तो आपको नई चीजों से आपका सामना होता है और हर एक नई चीज आपके थिंकिंग को बढ़ाने का काम करती है। आप देखेंगे बैंकिंग वगैरह में या नवोदय के इंट्रेंस टेस्ट वगैरह में, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रीजनिंग प्रैक्टिस या रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं।
वो इसलिए रहता है ना कि आपके थिंकिंग का लेवल क्या है, इस चीज को चेक किया जा सके। और लास्ट में क्रो एंड क्रो कहते हैं कि टू रीड टेक्स्ट एंड बुक्स, जो भी साहित्य है या बुक है, इनको पढ़ करके अपने थिंकिंग के लेवल को बढ़ाया जा सकता है। इसको बढ़ाने के लिए आप जब नए बुक को पढ़ते हैं, नए टेक्स्ट को पढ़ते हैं, तो राइटर किस हिसाब से उसको लिख रहा है, वो सब कुछ वहां पर झलकता है। एक राइटर की जो मेंटेलिटी होती है, उसकी जो सोच होती है, उसकी जो क्रिएटिविटी होती है, वो किसी भी टेक्स्ट में देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, वो जुड़ा हुआ थोड़ा सा, आप कह सकते हैं कि जो संस्कृत लिटरेचर है उससे जुड़ा हुआ ये बेस्ट एग्जांपल है। आप में से बहुत सारे लोगों ने तुलसीदास जी की रचना के बारे में भी पढ़ा होगा। तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं, उसमें एक श्लोक है जिसके बारे में सुषमा स्वराज जी ने अपने जो एनडीए सरकार का जो पिछला कार्यकाल था उसमें विदेश मंत्री रही थी, तो उन्होंने एक डिबेट में इस चीज के बारे में बताया कि तुलसीदास जी की रचना जो है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से शिव का पूजा करते समय राम जी ने किन शब्दों का चयन किया था। ठीक एट द सेम टाइम रावण भी शिव की पूजा करता है, और उस समय उसने जिस श्लोक की रचना की थी, तो दोनों में जैसे राम का नेचर क्या था, सॉफ्ट नेचर, तो उस श्लोक में जितने भी शब्द वगैरह प्रयोग किए गए हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट नेचर वाले हैं। और रावण का था कि वो बाय नेचर ही एग्रेसिव व्यक्ति था, तो उस श्लोक में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं उससे साफ पता चलता है कोई एग्रेसिव माइंड का आदमी इस श्लोक को कह रहा है। तो राइटर के जो सोचने का तौर तरीका है वो उसमें परिलक्षित होता है उसके साहित्य में। ये सिर्फ साहित्य की बात नहीं है, बाकी सारे चीजों में भी जैसे जैसे आप टेक्स्ट वगैरह को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि लिखने वाले की जो मेंटेलिटी होती है वो दिख जाती है उसके टेक्स्ट में। और जब उस चीज से आपका सामना होता है तो फिर आपको भी सीखने के लिए बहुत सारी नई चीजें मिलती हैं। जैसे प्रेमचंद की रचनाओं को आप पढ़ें, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को पढ़ें, या दिनकर जी की रचनाओं को पढ़ें, तो राइटर हैं ये सारे अलग अलग राइटर्स हैं। जैसे जैसे इनको पढ़ेंगे ना, तो प्रेमचंद को पढ़ने के बाद आपको लगने लगेगा कि गांव आस पड़ोस की सामाजिक समस्याओं से आपका वास्ता होगा। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को आप पढ़ेंगे तो आप श्रृंगार रस की ओर चले जाएंगे। ठीक वैसे ही जब आप दिनकर की कविताओं को पढ़ेंगे तो आपको लगने लगेगा कि बिल्कुल राष्ट्रवादी चीजें आपके माइंड में चल रही है। तो ये सिर्फ साहित्य की बात नहीं कही जा रही है, जितने भी तरह के टेक्स्ट हैं उसमें नए आइडियाज होते हैं, नई चीजें होती हैं। जैसे जैसे आप उसको पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे चीजें और ज्यादा नए रूप में आपके चिंतन प्रक्रिया के साथ जुड़ती चली जाती है। जैसे एक रचना है दंडी की, शायद दश कुमार चरित्र, कुछ ऐसा ही उसका है, नहीं मैं अगर भूल नहीं रहा हूं तो दंडी की रचना दश कुमार चरित्र। उसमें क्या होता है ना कि एक शिकारी है, उस गलती से तीर उस एक व्यक्ति के होंठ पे जाके लग जाता है, उसका होंठ कट जाता है। अब देखिए लिखने वाले ने कितनी क्रिएटिविटी दिखाई कि जीवन में फिर कभी, यानी उस पूरे महाकाव्य में कभी भी उस व्यक्ति से वैसे किसी भी शब्द का उच्चारण नहीं करवाया जिसको बोलने में होंठ की आवश्यकता लगती। आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसको बोलने में होंठ आपकी मदद करते हैं, अगर होंठ फटा हुआ हो तो वैसे शब्दों का उच्चारण आप नहीं कर पाएंगे। तो इस लेवल से भी क्रिएटिविटी दिखाई जाती है टेक्स्ट में, बुक्स वगैरह में। तो राइटर का ये काम होता है कि वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाए, लेकिन जब आप नए टेक्स्ट, नए बुक, इन सारी चीजों को पढ़ते हैं तो आपके माइंड में भी वैसी विचार प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, नई नई चीजों से आपका सरोकार होता है। तो अपने नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप में से अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो अभी आप शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।